हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने कार्य के बारे में और उसके बाद ऊर्जा में गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के बारे में पढ़ लिया है। उनका फार्मूला भी ज्ञात कर लिया है। आज के इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। आज का हमारा टॉपिक है ऊर्जा संरक्षण का नियम, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये नियम क्या है, ये नियम क्या कहता है? इस नियम के अनुसार हम देखते हैं कि ऊर्जा को ना तो हम नष्ट कर सकते हैं और ना ही उत्पन्न कर सकते हैं, सिर्फ ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। यही ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है। तो आप इसको लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न तो उत्पन्न किया जा सकता है, और ना ही नष्ट। ऊर्जा को ना तो नष्ट कर सकते हैं ना उत्पन्न कर सकते हैं, दोनों काम नहीं कर सकते हैं। किंतु क्या कर सकते हैं? ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। किंतु ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ये हो गया ऊर्जा संरक्षण का नियम कि ऊर्जा को ना तो नष्ट कर सकते हैं ना ही उत्पन्न कर सकते हैं, किंतु इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण। यांत्रिक ऊर्जा हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है कि किसी वस्तु में गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का जो योग होता है उसे हम लोग यांत्रिक ऊर्जा नाम देते हैं। तो यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण अगली हेडिंग हमारी है, यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण। यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण यानी कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण। यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण या यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम भी बोल सकते हैं इसे। तो क्या होता है यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण? कि किसी निकाय की जो यांत्रिक ऊर्जा होती है वो स्थिर रहती है, बदलती नहीं है। किसी भी निकाय की जो यांत्रिक ऊर्जा होगी वो संरक्षित रहती है, वो बदलती नहीं है, नियत रहती है। अब हमने पढ़ा है कि यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार की है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। तो ये हो सकता है कि किसी निकाय की गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदल जाए या स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाए, लेकिन किसी भी क्षण पर अगर हम देखेंगे तो दोनों का जो योग होगा वो नियत रहेगा, वो नहीं बदलेगा। तो यांत्रिक ऊर्जा किसी भी निकाय की नियत रहती है, संरक्षित रहती है। इसे ही यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम कहा जाता है। तो हम क्या लिख सकते हैं? किसी निकाय की यांत्रिक ऊर्जा, किसी निकाय की यांत्रिक ऊर्जा, किसी निकाय की यांत्रिक ऊर्जा अर्थात यांत्रिक ऊर्जा अर्थात गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग सदैव नियत रहता है, सदैव नियत रहता है। ये फिक्स है, ये नहीं बदलेगा। बस क्या होगा? गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में या फिर स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल सकती है, लेकिन दोनों का जो योग रहेगा वो सदैव स्थिर रहेगा। दोनों का योग क्या रहेगा? सदैव स्थिर रहेगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण नियम नाम से भी जानते हैं। अब हम इसका उदाहरण समझेंगे, इसको उदाहरण के द्वारा सिद्ध करेंगे कि ये चीज सही है, यानी यांत्रिक ऊर्जा जो है संरक्षित रहती है। इसका हम लोग उदाहरण देखने जा रहे हैं। तो अगले दिन लिखेंगे यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का उदाहरण। यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का उदाहरण अगला हेडिंग डालेंगे।
अगली हेडिंग क्या लिखेंगे, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का उदाहरण। हमें जो उदाहरण पढ़ना है वो क्या है, गुरुत्व के अंतर्गत या गुरुत्व के अधीन गिरती वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा। गुरुत्व के अधीन गिरती वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा। ये उदाहरण, इस उदाहरण के द्वारा हम लोग देखेंगे कि कैसे यांत्रिक ऊर्जा संरचित रहती है। तो गुरुत्व के अधीन कोई अगर वस्तु गिर रही है तो उसकी यांत्रिक ऊर्जा को हमें दिखाना है कि उसकी यांत्रिक ऊर्जा हर समय संरक्षित है, मतलब किसी भी समय उसकी जो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का जो योग है वो हर बार बराबर आना चाहिए। अगर हम ऐसा कर पाए तो हम इसको प्रूव कर पाएंगे। तो हमने क्या किया कि एक वस्तु ले ली m द्रव्यमान का, एक m द्रव्यमान की वस्तु ले ली, इसकी पृथ्वी सतह से ऊंचाई हमने मान लिया h, क्या मान लिया h, की h ऊंचाई से m द्रव्यमान की एक वस्तु है, इसको मुक्त रूप से गिरा दिया, इसको मुक्त रूप से यहां से हमने छोड़ दिया। तो जैसे यहां से छोड़ेंगे, यहां पर इस बिंदु को a मान लेते हैं, तो जो a पर वेग होगा वो 0 माना जाएगा, क्योंकि यहां से इसको छोड़ा जा रहा है। और जैसे इसको छोड़ेंगे तो प्रारंभिक वेग 0, यानी a बिंदु पर जो वस्तु का वेग था वो 0 माना जाएगा। इसके बाद जैसे इसको छोड़ेंगे, गुरुत्वीय त्वरण के कारण इसका वेग बढ़ता जाएगा और ये पृथ्वी के पास पहुंचेगा। तो हम तीन स्थितियों को लेते हैं, एक तो यहाँ ए बिंदु पर, एक ले लेंगे पृथ्वी के जब वो जस्ट पृथ्वी पे पहुंचने वाला, यानी पृथ्वी के अत्यंत समीप, पृथ्वी के समीप, पृथ्वी पर नहीं, पृथ्वी के समीप। भले हम चित्र में इसको टच करता हुआ बना रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा सा ऊपर है, पृथ्वी से हल्का सा ऊपर है। इस बिंदु को हम मान लेते हैं सी, और बीच में कहीं भी एक बिंदु ले लेते हैं बी, किसी भी स्थिति में एक बिंदु क्या ले लेते हैं, बी। अब यहां से हम इस पूरी ऊंचाई को हमने एच मान लिया पहले ही। अब हम मान लेते हैं कि ए से बी तक जब ये वस्तु पहुंचा तो इसका जो दूरी था, चली गई जो दूरी थी, उसको हम मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, एक्स। तो ये जो बची हुई दूरी होगी बी से सी तक की, वो कितनी हो जाएगी, एच माइनस एक्स। ये पूरा एच है, उसमें से इस एक्स को हटा देंगे तो एच माइनस एक्स आ जाएगा। या आप चाहे तो इसको स्मॉल एच भी मान सकते हैं, तो यहाँ एच कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच हो जाएगा। या फिर यहाँ पे स्मॉल एच मान लेते हैं तो यहाँ पे स्मॉल एच होता है। तो किसी को भी कुछ भी मान सकते हैं, इसमें कोई खास बात ध्यान देने की जरूरत नहीं कि इसको क्या मानना है। इसको हमने h मान लिया, इसको x मान लिया, तो कितना हो गया, h माइनस एक्स हो गया। हमने तीन स्थितियां ले ली, a, b और c। अब इन तीन जगहों पर हम वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा निकालेंगे, गतिज ऊर्जा निकालेंगे, स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे और देखेंगे कि जो योग है यांत्रिक ऊर्जा है वो हर बार बराबर आ रही है कि नहीं आ रही है। तो चलिए क्या लिखेंगे, पहले थोड़ा सा लैंग्वेज या थ्योरी लिखनी पड़ेगी कि माना यम द्रव्यमान की वस्तु को कैपिटल एच माना, तो कैपिटल एच लिख रहे हैं, कैपिटल एच ऊंचाई से गिराया जाता है। गिराया जाता है तो प्रारंभिक बिंदु ए पर, प्रारंभिक बिंदु ए पर जहां से गिराना शुरू किए, जहां से गिराया वहां की बात कर रहे हैं, ए पर क्या क्या हम निकाल सकते हैं, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों निकाल सकते हैं। तो बिंदु ए पर जो वेग होगा वो कितना होगा, बिंदु ए पर अगर वेग की बात करें तो वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वेग क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि यहां से इसको छोड़ा जाता है, जब छोड़ा जा रहा है, जब छोड़ते हैं तो प्रारंभिक वेग क्या होता है, 0 होता है। तो यहां पर अगर हम इसको मान लेते हैं u इज इक्वल टू 0, यहां पर प्रारंभिक वेग u लिख लेते हैं, तो u का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा। जब वस्तु बी पर पहुंचा, इस समय इसके पास कुछ न कुछ वेग होगा, उस वेग को हम मान लेते हैं v1, और जब सी पे पहुंचेगा पृथ्वी के समीप, उस समय इसके पास वेग होगा, उस वेग को मान लिया हमने v2। 0 से शुरू हुआ, u इज इक्वल टू 0, पर बी पे पहुंचा तो v1 हो गया और सी पे पहुंचा तो v2 हमने मान लिया।
तो प्रारंभिक वेग हो गया 0। इस हिसाब से अगर हम यहाँ पर गतिज ऊर्जा निकालें, गतिज ऊर्जा तो कितनी आएगी, तो गतिज ऊर्जा का सूत्र हमने पिछले वीडियो में प्रूफ किया है, हाफ एम वी स्क्वायर। वी क्या है, उस समय का वेग है जिस समय गतिज ऊर्जा निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर वेग कितना है, ए बिंदु पर गतिज ऊर्जा निकालेंगे तो ए वाला वेग रखेंगे, ए पर वेग कितना है, u इज इक्वल टू 0 है, तो 0 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 0। तो गतिज ऊर्जा हो गई 0। स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, ये निकालें, स्थितिज ऊर्जा निकालें। तो स्थितिज ऊर्जा का सूत्र हमने प्रूफ किया है, स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh। m क्या है, द्रव्यमान, g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, और h क्या है, ऊंचाई कि पृथ्वी सतह से वस्तु कितनी ऊंचाई पर है। तो h ऊंचाई से गिराया गया, मतलब कैपिटल H ऊंचाई से गिराया गया, तो mgh। तो स्थितिज ऊर्जा mgh, गतिज ऊर्जा 0। इसका मतलब इस ए बिंदु पर इसके पास कोई भी गतिज ऊर्जा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ स्थितिज ऊर्जा mgh है। अगर यांत्रिक ऊर्जा निकाल दें यहां पर, तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो यांत्रिक ऊर्जा अगर हम इसको E A लिख देते हैं, यानी ए पर ऊर्जा, तो ए पर जो इसकी एनर्जी है, ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, दोनों को जोड़ देंगे तो 0 प्लस mgh कितना आ गया, mgh आ गया। तो ए पर यांत्रिक ऊर्जा EA जिसको मान लिया वो कितना आया, mgh आया। अब ऐसे ही बी और सी पे निकालना है, तो बी पर जब पहुंचा तो बी का वेग पता होना चाहिए, बी बिंदु पर वेग पता होना चाहिए। तो पहले हम बी पर वेग निकालेंगे, तो क्या लिखेंगे, माना बिंदु बी पर वेग v1 है, तो पहले निकालेंगे गतिज ऊर्जा, बी पर गतिज ऊर्जा निकाले। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वस्तु का वही रहेगा, वेग का स्क्वायर, वेग कितना यहां पर हमने v1 मान लिया है, तो v1 का स्क्वायर, ये हो गया हाफ एम v1 स्क्वायर। लेकिन v1 को हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, तो गति के समीकरण से v1 को ज्ञात किया जा सकता है। तो पहले हम क्या करेंगे, v1 को ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद ऊर्जा का फॉर्मूला लगा के ऊर्जा निकालेंगे। थोड़ा सा कैलकुलेशन अच्छा लगेगा, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले वेग को निकालना पड़ेगा, v1 को निकालना पड़ेगा। अब वेग v1 को कैसे निकालेंगे, ये दूरी दे दिया a से b तक का, x दिया हुआ है। तो जब कोई वस्तु g गुरुत्वीय त्वरण से गिर रही है, तो उसका प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग v1, प्रारंभिक वेग u यानी कि 0 दिया हुआ है, ऊंचाई कितनी हो गई, x हो गया। तो यहाँ पे हम गति का समीकरण क्या प्रयोग कर सकते हैं, h बराबर, तीन समीकरण लोग जानते हैं, v बराबर u प्लस gt, h बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। ये गति के तीन समीकरण जो ऊर्ध्वाधर गति में लगाए जाते हैं। अगर वस्तु नीचे गिर रही है तो सभी g प्लस मिलेंगे, और अगर ऊपर जा रही है तो g को माइनस कर देंगे, सभी सूत्र में माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखें क्या क्या हमें ज्ञात है, हमें अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग और ऊंचाई, अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग और ऊंचाई। तो हम तीसरे समीकरण को प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग और ऊंचाई है। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh का प्रयोग करना पड़ेगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh का प्रयोग करना पड़ेगा। चलिए, तो इसका प्रयोग करते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। तो v मतलब अंतिम वेग कितना हमने माना, v1, तो v1 स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, मतलब प्रारंभिक वेग, तो u कितना है यहाँ पर 0 है, तो 0 का स्क्वायर प्लस 2gh, 2gh मतलब कितनी ऊंचाई, वो गिर चुका है, तो ऊंचाई यहाँ क्या माना गया, x माना गया है। तो 2gx कितना आ गया, 2gx आ गया। तो यहां से हम लिख सकते हैं v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2gx, v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2gx। तो यहां से हमें मिल जाएगी गतिज ऊर्जा, मिल जाएगी गतिज ऊर्जा बराबर हो गया हाफ m v1 स्क्वायर, तो हाफ m v1 स्क्वायर का मान यहां से रख लेंगे, 2gx, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ गया, mgx आ गया, mgx आ गया, ये आ गया गतिज ऊर्जा। ऐसी हम इसकी स्थितिज ऊर्जा लिख सकते हैं, स्थितिज ऊर्जा लिख सकते हैं। स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, सूत्र है mgh, h है पृथ्वी की सतह से ऊंचाई। तो देखें यहाँ पृथ्वी से कितना ऊपर है, सतह से कितना ऊपर है, तो ये है h माइनस x ऊंचाई पर है, h माइनस x ऊंचाई पर। जब वस्तु b पर पहुंचा तो इसकी ऊंचाई कितनी है, नीचे से क्षैतिज से कितनी ऊंचाई है, h माइनस x है, h माइनस x।
अब इसका ब्रैकेट तोड़ देंगे, मतलब mg से गुणा कर देंगे, तो mg का गुणा h में होगा mgh माइनस mg का गुणा x में होगा mgx। अगर हम दोनों को जोड़ दें तो यांत्रिक ऊर्जा निकल जाएगी। तो अगर हम यांत्रिक ऊर्जा को निकालें, इसी के नीचे लिख लेते हैं, यांत्रिक ऊर्जा अगर निकालते हैं, यांत्रिक ऊर्जा निकालते हैं B पर, जिसको हम मान लेते हैं EB, तो EB इज इक्वल टू क्या होगा, दोनों को जोड़ देंगे mgx mgh माइनस mgx, तो mgx माइनस mgx कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, mgh बचेगा, mgh बचेगा। तो B पर जो यांत्रिक ऊर्जा आई वो आई mgh, A पर जो आया था वो भी mgh आया था। इसी तरह से अब हम C पे निकालना होगा, और C पे निकाल के देखेंगे वहां पे कितना आता है। तो C पे निकालने के लिए हमें पहले C का वेग पता करना होगा कि बिंदु C पर वेग कितना है। तो इसी समीकरण का फिर से प्रयोग करेंगे, यहां से चालू किया था हमने u प्रारंभिक वेग, यहां पे पहुंचा अंतिम वेग, इन दोनों से भी लगा सकते हैं, सेम रिजल्ट आएगा। तो आसान होगा इससे, क्योंकि u 0 है। तो अगर C पर वेग v2 है, लिख देंगे कि माना बिंदु C पर वस्तु का वेग v2 है, तो v2 स्क्वायर बराबर v स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू u स्क्वायर कितना है, 0 स्क्वायर प्लस 2gh। अब कितनी ऊंचाई वस्तु गिर चुकी होगी, तो जब यहां से लेके यहां तक ले देखेंगे तो कितनी ऊंचाई आ गया, कैपिटल H ऊंचाई आ गया, तो क्या हो जाएगा 2gh। तो यहां से आ गया v2 स्क्वायर बराबर 2gh, v2 स्क्वायर बराबर 2gh। ये कहां लगा रहे, बिंदु C पर, आप यहां लिख सकते हैं बिंदु C पर। किस पर निकालना है, बिंदु C पर निकालना है। तो बिंदु C पर इतना आ गया। अब यहां से हम गतिज ऊर्जा निकाल सकते हैं, मतलब बिंदु C पर गतिज ऊर्जा, आप एक एक लाइन पूरा लिख सकते हैं। बिंदु C पर गतिज ऊर्जा बराबर हाफ m v2 स्क्वायर, क्योंकि C बिंदु पर वेग कितना है, v2 है, तो हाफ m v2 स्क्वायर, हाफ m v2 स्क्वायर का मान यहां से रख देंगे 2g कैपिटल H, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आ गया mg इंटू कैपिटल H। स्थितिज ऊर्जा अगर निकालते हैं तो क्या आएगा, बिंदु C पर स्थितिज ऊर्जा अगर निकालेंगे तो mg इंटू h है पृथ्वी सतह से ऊंचाई, तो यहाँ पे पृथ्वी के पास वस्तु पहुंच गया है, इसका मतलब ऊंचाई 0 हो चुका है, तो mg इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब अगर यांत्रिक ऊर्जा निकालेंगे, यांत्रिक ऊर्जा लिखेंगे तो क्या आएगा, दोनों को जोड़ना पड़ेगा, दोनों को जोड़ेंगे तो mgh गतिज ऊर्जा और प्लस 0 कुल मिला के आ गया mgh। इसको हमने क्या मान लिया, EC मान लिया। तो हमने देखा कि EA बराबर EB बराबर EC, यानी जो गुरुत्व के अधीन गिरती हुई वस्तु है उसकी प्रत्येक दशा में यांत्रिक ऊर्जा बराबर आ रही है। इसका मतलब इसकी यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित है, यानी यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है। इस बात को हमने उदाहरण के द्वारा सिद्ध करके देख लिया। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक प्लीज वीडियो को पूरा देखें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।